आज हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की बात करने जा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है ना, उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि ये देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एच है और इसके साथ एक Cl का एटम लगा हुआ है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम है, इस हाइड्रोजन के एटम के बीच में ये न्यूक्लियस है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और इनका दरमियानी फासला जो उनसे है इसको हम कहते हैं आर, ठीक है ना। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। समझ आ गई। इसको चार्ज को हम कहते हैं ये क्यू है, यानी कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो एटम्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों एटम्स, हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और नीचे मैंने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। हाइड्रोजन के ऊपर एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इन दोनों एटम्स, इन दोनों डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट न्यूक्लियाई के दरमियानी डिस्टेंस को कहते हैं आर। और इन दोनों एटम्स के ऊपर जो सा चार्ज है ना, उस चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब है दो, पोल का मतलब है सिरे, दो सिरे, ठीक है ना। दो सिरे, यहाँ पर दो सिरे हैं ना। ये एक पार्शियल पॉजिटिव सिरा है मॉलिक्यूल का, ये पार्शियल नेगेटिव सिरा है मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये किस ये एक मॉलिक्यूल के अंदर दो सिरे हैं जी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, ये मेजरमेंट करता है कि कितना इस एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कितना इस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कितना इस एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कितना इस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर दो सिरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक सिरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक सिरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि इस, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स के ऊपर कितना कितना चार्ज आ रहा है, इसके बारे में बताता है। कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता तो चल रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हमें पता तो चल रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसके बारे में हमें बताता है डाइपोल मोमेंट। इसी तरीके से ये क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, लेकिन डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि कितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये हम यहाँ पर लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। डाइपोल मोमेंट इसी को कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद फार्मूला क्या है इसका, इसका फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट इज़ इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या, मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं
ये देखें, ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, यानी कि डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। ये डायपोल मोमेंट को हम म्यू से जाहिर करते हैं, ये म्यू आ गया और ये डिस्टेंस आ गया आर, और ये चार्ज को हम, चार्ज का यूनिट होता है कोलम्ब, ठीक है। ओहो, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया। अब उसके बाद आगे है जी क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होती है। जाहिर सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। मिसाल के तौर पर ये है, इसकी डायपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, मिकदार भी होती है, और हमें ये भी पता चल रहा होता है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है। इसकी डायरेक्शन होती है इस तरीके से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, ठीक है ना। आ एरो इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शन इन विच टेल इज़ टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। टेल जो सी होती है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, एंड हेड इज़ टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज, और हेड जो सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये इसकी डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की। और जब डायपोल मोमेंट की आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले के थ्रू मैग्नीट्यूड आ गई और ये है जिसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। अब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट हम, ये रेडियस का यूनिट होता है मीटर और चार्ज का यूनिट होता है कोलम्ब। मीटर कोलम्ब इसका यूनिट है जी इसका मीटर कोलम्ब, वो भी आ गया। कोलम्ब मीटर भी लिख सकते हो या फिर मीटर कोलम्ब कुछ भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद आगे है नॉन एसआई यूनिट। इसका नॉन एसआई यूनिट है जी डीबे। इसका नॉन एसआई यूनिट होता है जी डीबे। डीबे इसका नॉन एसआई यूनिट है, डीबे इसका नॉन एसआई यूनिट है, ठीक है ना। जिसकी कीमत क्या है, 1 डीबे इज इक्वल टू द 3.336 मल्टीप्लाई 10 की पावर -30 मीटर कोलम्ब। 1 डीबे जो सा होता है ये इतने मीटर कोलम्ब के बराबर होता है। अगर आपसे कोई, इसका एसआई यूनिट भी है, ये इसका एसआई यूनिट है। मीटर कोलम्ब क्या है, ये इसका क्या है, ये एसआई यूनिट है। और ये इसका नॉन एसआई यूनिट है डीबे, ठीक है ना। डीबे, ये जो सा डीबे है, डीबे ये डायपोल मोमेंट का नॉन एसआई यूनिट है और मीटर कोलम्ब इसका एसआई यूनिट है। अब नॉन एसआई यूनिट और एसआई यूनिट के दरमियान अगर आपने ताल्लुक कायम करना है तो इस इक्वेशन के थ्रू कायम कर सकते हो कि 1 डीबे इज इक्वल टू होता है 3.336 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 मीटर कोलम्ब, ठीक है ना। 1 डीबे जो सा होता है वो इतने मीटर कोलम्ब के बराबर होता है, ठीक है ना। ये जो सी इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डीबे और मीटर कोलम्ब के दरमियान ताल्लुक कायम कर रही है। नॉन एसआई यूनिट, डायपोल मोमेंट के नॉन एसआई यूनिट और एसआई यूनिट के दरमियान ताल्लुक कायम कर रही है ये इक्वेशन। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, इसको हम कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डायपोल मोमेंट को। डायपोल मोमेंट हैज़ इसको हम 2 एप्लीकेशंस है। डायपोल मोमेंट हैज़ 2 एप्लीकेशंस। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर। सबसे पहले तो हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर में इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर। और फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेशन करते हैं इसकी परसेंटेज आयनिक करैक्टर में, फिर इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में। अप्लाई कहाँ कर सकते हैं डायपोल मोमेंट को? अप्लाई कर सकते हैं हम इसको डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर। ये जो सी ऊपर वाली है ना हेडिंग, इसको हमने यहाँ पर लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर। हम डायपोल मोमेंट को अपनी ज़िंदगी के अंदर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर। और कैसे अप्लाई करते हैं?
इस तरीके से कि डाइपोल मोमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। हम इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है ना, किसी भी आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि इसके अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। यार ये देखो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है कि ये तो बीच में कोवलेंट बॉन्ड ही है ना, कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत ये आयनिक भी है। वो कितना आयनिक है, ठीक है ना, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू द म्यू ऑब्जर्व ओवर म्यू आयनिक। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि कितना हमने इसको लैब में ऑब्जर्व किया। इस फार्मूले के थ्रू हम आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट जो आपने ऑब्जर्व किया और डाइपोल मोमेंट के जो आयनिक है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है ना। ये जो सा ऑब्जर्व है ये हमने लैब में ऑब्ज़र्व कितना किया है इसको, यानी कि लैब में टेस्ट के दौरान, जब हम लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं ना, उस दौरान हमने कितना डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, हमने फाइंड आउट किया। यानी कि कितना डाइपोल मोमेंट हमने ऑब्ज़र्व किया। यानी कि ऑब्ज़र्व क्या, किस तरह से ऑब्ज़र्व निकालते हैं, ये म्यू है, ठीक है ना, क्यू आर। इस फार्मूले के थ्रू हमने कितना निकाला है डाइपोल मोमेंट, वो वाली वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर देनी है। यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू के दो डिफरेंट एटम्स के, दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के दरमियानी डिस्टेंस को कहते हैं आर, और इन दो डिफरेंट एटम्स के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है उसको कहते हैं क्यू। इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट को कहते हैं डाइपोल मोमेंट, और इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पर दर्ज करना है ऑब्जर्व में। और आयनिक कैरेक्टर डाइपोल मोमेंट इन आयनिक कि कितना ये आयनिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये जो सा है कितना आयनिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को। फिर उसके बाद वेयर म्यू ऑब्जर्व क्या है, इज़ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू। इसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इस वैल्यू को निकालते हैं म्यू ऑब्जर्व की। म्यू ऑब्जर्वेशन इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है ये। और फिर उसके बाद जो म्यू आयनिक है इज़ 100% आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। जो सा म्यू आयनिक होता है ये 100% आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। 100% आयनिक कैरेक्टर को कहते हैं म्यू आयनिक। म्यू आयनिक हम किसे कहते हैं, 100% आयनिक कैरेक्टर को। 100% आयनिक कैरेक्टर को कहते हैं हम म्यू आयनिक। 100% आयनिक कैरेक्टर को कहते हैं हम म्यू आयनिक। 100% आयनिक कैरेक्टर यानी कि ये मॉलिक्यूल जो सा है ये 100% आयनिक कैरेक्टर शो करे ना, हम कहते हैं म्यू आयनिक, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। इसी तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इसकी दूसरी बात हमने ये अप्लाई करनी, यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को इस दूसरे पॉइंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, कि अगर तो आपका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डाई एटॉमिक हो, यानी कि इस तरह से C डबल बॉन्ड O, तो तब 0.12 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सा है, मिसाल के तौर पर ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ,
ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है कार्बन के साथ, ठीक है ना। अगर आपने इसका निकालना है, अगर आपने इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट इसका निकलेगा 0.120 dB। वही वाला लिखा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो सा होगा उसका अगर आपने डाइपोल मोमेंट निकालना है तो वो इतना निकलेगा 0.120 dB। इसी तरीके से ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये कार्बन है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, वो 2 ऑक्सीजन के एटम है ना, और डबल बॉन्ड इधर है, ये कार्बन दरमियान में है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। इस लीनियर स्ट्रक्चर ये क्या है, ये मॉलिक्यूल का लीनियर स्ट्रक्चर है। ये मॉलिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसका जौन सा होगा, इसकी शेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की शेप क्या है, ये लीनियर है। तो इसका जौन सा आयनिक करैक्टर होगा वो 0 dB होगा। ज़ीरो dB होगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर किसी भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल के जिसके अंदर 3 एटम्स हों, उसको कहते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर ऐसा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के जिसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना, तो उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ये ऑक्सीजन है, इसका होता है बैंड स्ट्रक्चर, इस तरह से इसका बैंड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है ना, स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखें, हमेशा याद रखना कि एक बंदा है, ये देखें यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करके एक बंदा है, एक बंदा इसको यहाँ से खींच रहा है और एक बंदा इसको यहाँ से खींच रहा है। यहाँ से खींचने वाले बंदे जो सा होगा उसकी भी फोर्स क्या है, इक्वल है। यहाँ से भी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ से भी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो ये डब्बा क्या करेगा, ये डब्बा अपनी जगह से हिलेगा नहीं हिलेगा। लेकिन जैसे ही ये डब्बा है, इस डब्बे के ऊपर भी 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस डब्बे के इधर भी 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस डब्बे के इधर भी 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब भी ये डब्बा नहीं हिलेगा, अभी भी ये डब्बा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब ये डब्बा अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं तो डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये है जी डब्बा, यहाँ पर इस डब्बे पर यहीं पर ही 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो जैसे इस डब्बे को यहाँ से कोई खींचेगा ना पकड़ के, तो ये हिलेगा अपनी जगह से। जैसे ये हिलेगा तो डाइपोल मोमेंट अब 0 नहीं रहेगा, अब कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। तो अब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। इसी तरीके से ये डब्बा है, इसको यहाँ से खींच रहा है एक बंदा 4 न्यूटन की फोर्स के साथ। इसी तरीके से इस डब्बे को यहाँ से भी एक बंदा खींच रहा है 4 न्यूटन की फोर्स के साथ। अब ये डब्बा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। बेशक दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रही है, लेकिन स्ट्रेट नहीं लग रही, बेंट तरीके से लग रही। तो ये डब्बा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं रहेगा। इसी तरीके से ये देखें डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ये देखें C डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ऐसी एग्जांपल ले लो, ये देखें यहाँ से एक बंदा खींच रहा है 4 न्यूटन की फोर्स के साथ। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन एटम को खींच रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम है, इस कार्बन एटम को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। वो क्या है जी, 0.10 dB। इसी तरीके से ये जो उनसे है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है,
इस तरीके से कि ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये जितना एक तरफ ऑक्सीजन एटम है और कार्बन एटम के दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम के दोनों तरफ सेम एटम्स मौजूद हैं, और जितना ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, उतना ही ये वाला ऑक्सीजन एटम इस कार्बन एटम को अपनी तरफ खींच रहा है। नतीजा क्या निकला? ये कार्बन एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये फिक्स ही रहेगा, अपनी पोजीशन पर फिक्स ही रहेगा। जब ये फिक्स ही रहेगा तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इसका डायपोल मोमेंट हमेशा निकलेगा 0 dB, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं H2O की, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बैंड, इस तरीके से। यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है, इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन एटम को नीचे की तरफ खींचेंगे, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी वजह से अब इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा? इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी 1.5 dB, 1.55 dB, ये आएगी इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू। इसी तरीके से ये देखें, इसकी बात हो रही है, ये बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर होगा तब डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा, तब 1.55 dB हो जाएगा। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी स्ट्रक्चर है बैंड ही होता है, यानी कि ये सल्फर है, दरमियान में ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर ये क्या है? ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है? बैंड होता है। अब ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम इस सल्फर को अब नीचे की तरफ खींचेंगे, जैसे ही नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब जब ये डिस्टेंस कवर करेगा तो इसका डायपोल मोमेंट, इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट, इस ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। जब डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट इस तरीके से हो जाएगा 1.61 dB, ये आएगा इसका डायपोल मोमेंट, सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट ये है, ठीक है ना। इसका भी बैंड स्ट्रक्चर है, H2O का भी बैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ड्यू टू बैंड स्ट्रक्चर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ डायपोल मोमेंट हैज़ नॉट 0 डायपोल मोमेंट, वेयर, जबकि एक सवाल आता है कि क्यों सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 आता है। इसकी बात आपने यही लिखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट होता है, जिसके अंदर कार्बन एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रेट होता है, और स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, कार्बन होता है दरमियान में, और इस दरमियानी एटम को, इस सेंट्रल एटम को दोनों तरफ मौजूद जो उनसे सेम एटम्स हैं, ये इक्वल फोर्स के साथ इस कार्बन एटम को अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन एटम अपनी तरफ किसी एटम की तरफ जाता नहीं है। जब ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं तो डिस्टेंस कवर भी नहीं करेगा। जब डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब आर की वैल्यू 0 हो गई है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई। इसी तरीके से जो उनका सल्फर डाइऑक्साइड है और H2O, इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या होता है? बैंड होते हैं। बैंड स्ट्रक्चर होने की वजह से बैंड स्ट्रक्चर होते हैं इन दोनों के। ये सल्फर है, इसका भी स्ट्रक्चर बैंड है, और इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से बैंड है। बैंड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा? ये सल्फर नीचे की तरफ आएगा, ऑक्सीजन भी नीचे की तरफ आएगा। कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया सेंट्रल एटम्स ने, तो डिस्टेंस कवर हुआ, तो अब ये R 0 नहीं रहेगा। जब ये R 0 नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा R हमें, तो डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो क्या वैल्यू आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है 1.61 dB, और इसकी वैल्यू होती है H2O की 1.55 dB। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।